नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज हुआ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.32% हुई। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत फिजी को कोविड से बचाव के लिए 1 लाख टीके भेजे। महाराष्ट्र में नक्सल रोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सली ढेर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा से पहले तनाव कम करने के लिए परीक्षा योद्धा पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए अफगानिस्तान के बारे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दुशांबे पहुंचे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। मिस्र की सुएज नहर में नौवहन शुरू होने की संभावना। विशाल मालवाहक पोत जल्द ही यात्रा शुरू करेगा। होली का त्योहार देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं अतहर सईद। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को और तमिलनाडु, केरल तथा पुद्दुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के तहत 1 अप्रैल को 30 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में कुल 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें नंदीग्राम के अलावा खड़गपुर सदर और मोयाना विधानसभा सीट संवेदनशील माना जाता है। इन सीटों पर जीवन के दूसरे क्षेत्रों से आए उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। एक रिपोर्ट। पश्चिमी मेदिनीपुर का खड़गपुर सदर एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के उम्मीदवार अभिनेता से नेता बने हिरणमय चटर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष ने कांग्रेस से 10 बार निर्वाचित विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया था। उनके सांसद बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रदीप सरकार ने 2019 के उपचुनाव में ये सीट जीती। इस बार प्रदीप सरकार इसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस की स्टार प्रचारक पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी उनके समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही हैं। कोलकाता से मधुपर्णा धर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। केरल विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब केवल 8 दिन रह गए हैं। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी प्रमुख पार्टियों के राष्ट्रीय नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं और कई रैलियों तथा रोड शो में शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 1 सप्ताह शेष रह गया है। इस बीच चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी नेता और मुख्यमंत्री पलानीसामी ने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए चेन्नई में मतदाताओं से वोट मांगे। डीएमके पार्टी नेता एमके स्टालिन ने वेल्लोर और आसपास के जिलों में चुनावी सभाओं के दौरान आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष स्वार्थी है और सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी सीटी रवि ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही राज्य का विकास हो सकता है। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान उड़नदस्ते नकदी, सोना चांदी और उपहारों की निगरानी कर रही हैं। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहू ने कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने चेन्नई में पत्रकारों को बताया कि राज्य में मतदान के लिए कुल 1,55,102 ईवीएम के जरिए मतदान कार्य संपन्न किया जाएगा। श्री साहू ने बताया कि राज्य में 319 करोड़ रुपए नकद के अलावा बिना कागजात के सोना और चांदी जब्त किया गया है। डीएमके पार्टी के नेता और सांसद ए राजा की मुख्यमंत्री पलानीसामी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मुद्दे पर श्री साहू ने बताया कि इस मामले में निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस बीच श्री ए राजा ने अपनी टिप्पणी के लिए आज माफी मांग ली।
इससे पहले केंद्र की अपराध शाखा ने कल श्री राजा के नाम प्रकरण दर्ज किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 6,05,30,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देश का कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज हमने 6 करोड़ व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और ये गति और भी आगे बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो व्यक्ति 45 साल की उम्र के हैं, उन सबको अब टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और हमने अपने देश में टीकाकरण के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इस देश से कोरोना को खत्म करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 68,000 से अधिक लोगों में संक्रमण का पता चला है। इसके साथ ही कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.32% है। पिछले 24 घंटों में 32,231 रोगियों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान महामारी से 291 व्यक्तियों की मौत हुई। कोविड से अब तक कुल 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 5,21,808 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। कुल संक्रमित लोगों में से 84.5% इन्हीं 8 राज्यों में से हैं। महाराष्ट्र में कल सबसे अधिक 40,414 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कर्नाटक में 3,082 और पंजाब में 2,870 लोग संक्रमित पाए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि 9,13,319 नमूनों की कोविड जांच की गई। अभी तक कुल 24,18,64,161 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज कोविड के 274 नए रोगियों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,869 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में 3,08,086 नमूनों का परीक्षण किया गया। अब प्रदेश में कुल 2,746 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है तथा 161 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। जो लोग घर में रहकर उपचार करा रहे थे, उनमें भी कोविड के अब कोई लक्षण नहीं है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS ने बताया कि पिछले साल 8 मार्च से लेकर अब तक के सबसे अधिक 5,181 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान देश में कोविड संक्रमण से 45 लोगों की मौत हुई और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,949 हो गई। सरकार ने कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नए स्वास्थ्य निर्देश की घोषणा के तहत सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस घोषणा के तहत सार्वजनिक परिवहन में 50% से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए होटलों में 14 दिनों के अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने की घोषणा की है। इस बीच सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान और कारखाने अपने कर्मचारियों की संख्या के 50% के साथ काम करेंगे। बैठक, सेमिनार और प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से ही होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में कोविड टीकाकरण का काम जारी है। केंद्र सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत देश में बनी वैक्सीन की एक खेप आज फिजी पहुंची। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने ट्विटर पर बताया कि भारत से भेजे गए 1 लाख टीके फिजी पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे फिजी के लोगों को महामारी से उबरने में मदद मिलेगी।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ताजिकिस्तान की 3 दिन की यात्रा पर आज दुशांबे पहुंचे। वे कल अफगानिस्तान के बारे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। डॉक्टर जयशंकर का सम्मेलन से अलग अन्य सहयोगी देशों के नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के तहत व्यापार, वाणिज्य और निवेश विश्वास निर्माण उपाय के लिए प्रमुख देश के रूप में भारत ने इस क्षेत्र के साथ अफगानिस्तान के अधिक आर्थिक एकीकरण के लिए क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के शहरों तथा ईरान में चाबहार बंदरगाह के संचालन के बीच समर्पित एयर फ्रेट कॉरिडोर उसी दिशा में कदम है। अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में भारत ने अफगानिस्तान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में रचनात्मक भूमिका निभाई है। मिस्र की स्वेज नहर में करीब 1 सप्ताह से फंसे मालवाहक जहाज एवर गिवन को चैनल के किनारे से हटा दिया गया है। मिस्र के अधिकारियों ने बताया कि जहाज की दिशा को 80% तक ठीक कर लिया गया है। एक अच्छी खबर से उम्मीद जगी है कि जल्द ही नहर में यातायात फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। पिछले मंगलवार को नहर के अवरुद्ध हो जाने के बाद कीमतें बढ़ गई थीं। स्वेज नहर प्राधिकरण SCA के प्रमुख और डच कंपनी स्मिट साल्वेज ने सप्ताह के आखिर में नहर के किनारे से 2 लाख टन वजन के जहाज को पहुंचाने के लिए जहाज को खींचने वाली नौकाओं का इस्तेमाल किया। नहर में लहर उठने से पहले जहाज को आगे लाने का काम भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे फिर से शुरू किया गया। जहाज को किनारे लाने की कार्रवाई के दौरान कार्यदलों ने यह सुनिश्चित किया कि जहाज का संतुलन न बिगड़े और अलग से टूट न जाए। इस बीच पोत के तकनीकी प्रबंधन के प्रभारी ने बताया कि जहाज पर सभी 25 भारतीय चालक दल सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ऑल इंडिया सीफर्स एंड जनरल वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत सांगले ने कहा कि उन्हें बर्नहार्ड शटल शिप मैनेजमेंट BSM से जानकारी मिली है कि बोर्ड में शामिल 25 भारतीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ उत्तर भारत के हैं। नौवहन महानिदेशक अमिताभ कुमार ने कहा कि जहाज पर चालक दल सुरक्षित है, इसलिए नौवहन महानिदेशालय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि घटना का ज्यादातर असर व्यापार पर पड़ेगा। इस बीच पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा जहाजरानी महानिदेशालय ने मुंद्रा स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और हजीरा बंदरगाह से कहा है कि वे एक कार्यनीति तैयार करें ताकि स्वेज नहर खुल जाने के बाद 1 से अधिक जहाजों को एक साथ जगह दी जा सके। तटीय ऑपरेटरों से कहा गया है कि फीडर पोत तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर कंटेनर भारतीय तट के निकट लाए जा सकें। मिस्र में स्वेज नहर में करीब 1 सप्ताह से फंसे विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन को निकालने में लगे बचाव दल को सफलता मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आज स्थिर रहे। अंतर्दिवसीय कारोबार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $64.80 प्रति बैरल के आसपास बने रहे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज हुआ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.32% हुई। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत फिजी को कोविड से बचाव के लिए 1 लाख टीके भेजे। महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सली ढेर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा से पहले तनाव कम करने के लिए परीक्षा योद्धा पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए अफगानिस्तान के बारे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दुशांबे पहुंचे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। मिस्र की स्वेज नहर में नौवहन शुरू होने की संभावना। विशाल मालवाहक पोत जल्द ही यात्रा शुरू करेगा। होली का त्योहार देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। इन सभी पर 43 लाख की नकद राशि का इनाम था। नक्सल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने आज पत्रकारों को बताया कि पिछले 3 दिन से चल रहे नक्सल रोधी अभियान के तहत पुलिस को ये सफलता मिली है। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त अधीक्षक मनीष कलवानिया कर रहे थे। मारे गए नक्सलियों में भास्कर हिसामी, स्मिता, अमर, सुखदेव और सुजाता शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के शौपोर इलाके में स्थित नगर निगम कार्यालय में आतंकी हमले में एक निगम पार्षद रियाज अहमद और एक पुलिसकर्मी शफकत अहमद शहीद हो गया।
हमले में घायल अन्य निगम पार्षद शमशुद्दीन पीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। बालतल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देश श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पर उपलब्ध हैं। 15 मार्च 2021 के बाद संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अधिकृत डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पंजीकृत बैंक शाखाओं में मान्य और स्वीकार किए जाएंगे। इस वर्ष 56 दिवसीय यात्रा 28 जून से दोनों मार्गों से एक साथ शुरू होगी और 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या 75 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा सभी कोविड एसओपीज को अनिवार्य घोषित करने के साथ साथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कराई जा रही हैं। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। सरकार को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL के निजीकरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के कई प्रस्ताव मिले हैं। सचिव निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि NINL के निजीकरण की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण में पहुंच गई है। इससे पहले सरकार ने NINL के निजीकरण के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों और ओडिशा सरकार के 2 सार्वजनिक उपक्रमों के पास नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की 93.60% हिस्सेदारी है, जिसे बेचा जाना है। पिछले साल जनवरी में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मैकॉन और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर होल्डिंग के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके अलावा 2 चरणों की नीलामी प्रक्रिया के जरिए ओडिशा सरकार के 2 सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश को भी मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों, परंपराओं और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की घोषणा की थी। इसके तहत नागालैंड को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्यों में पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और अन्य विषयों पर बहुपक्षीय विचार विमर्श के माध्यम से संबंधों को मजबूती मिल रही है। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी के बावजूद नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों ने पर्यटन विभाग के माध्यम से निकट संबंध स्थापित किए हैं। इसके लिए वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां दोनों राज्यों ने एक दूसरे की विविध संस्कृतियों, व्यंजनों, पर्यटन, त्योहारों और अन्य बातों पर विचार साझा किए। इस बारे में नागालैंड पर्यटन विभाग की पर्यटन अधिकारी सुश्री वेतली कोजा ने जानकारी दी। February last year, Institute of Hotel Management students, they came to Nagaland and we went to homestays to learn our culinary skills. So we took them to Konoma and some institutes, and also we had a familiarization tour for the students. And after March, because of the pandemic, we couldn't do the exchange program. So we conducted 3 webinars. एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से राज्यों की विविध संस्कृतियों को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से देश में एकता की भावना को न केवल मजबूती मिली है, बल्कि राज्यों के बीच समझबूझ और जानकारी भी साझा हुई है। कोहिमा से आसनुओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली का त्योहार विभिन्न परंपराओं को अपने में समेटे हुए है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताओं पर आधारित होली रंग बिखेरने के साथ मानव मात्र में जहां आनंद का संचार करती है, वहीं सभी को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी देती है। धर्मस्थल अयोध्या हो, काशी हो या फिर मथुरा, देश दुनिया का कोई अन्य क्षेत्र होली त्योहार लोग श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और भाईचारे के रूप में मनाते हैं। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ साथ बदलता रहा है। साथ ही अलग अलग मत के लोगों ने अपने आख्यान और दृष्टांत भी समय समय पर जोड़े हैं। भक्त प्रहलाद और होलिका के प्रसंग के अतिरिक्त प्राचीन काल में विवाहित महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए होली का पर्व मनाती थी और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवाश्रेष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस समय लहलहाते खेतों को देखकर आनंद से विभोर कृषक होली के आनंद में डूब जाते हैं और गांव के लोग देर रात तक होली के गीत गाते हुए नाचते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुदी प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व नव संवत का आरंभ और वसंत आगमन का प्रतीक भी है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का केंद्र होती है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिन तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियां होती हैं। हरियाणा की दुलंडी और भाभी और देवर के बीच होली खेलने की प्रथा है। बंगाल की दौल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिख के शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। एक रिपोर्ट। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की खुशी में डूबी अयोध्या ने इस बार होली विशेष आनंद उत्सव के रूप में मनाई और अस्थायी भवन में विराजमान रामलला और उनके चारों भाइयों को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आए अबीर गुलाल लगाए गए और उन्हें नए श्वेत वस्त्र धारण कराकर विभिन्न पकवानों का भोग लगाया गया और रामलला के होली खेलने का संदेश पाते ही संपूर्ण अयोध्या होली के जश्न में डूब गई। कहीं मंदिरों में फूलों की होली खेली गई तो अयोध्या के घरों, गलियों और चौराहों में अबीर गुलाल उड़ाने के साथ जमकर रंगों की बौछार की गई। संत, महंत और गृहस्थ एक दूसरे के रंग में रंगकर गले मिले और प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश दिया। अयोध्या से राजेंद्र सोनी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। रंगों का त्योहार होली आज पूरे उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज होली की उमंग और उत्साह में डूबा रहा। मथुरा में पूरे महीने कई प्रकार से होली मनाई जाती है, जैसे लड्डू की होली, लठमार होली, फूलों की होली और रंगों की होली। श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश ठाकुर बांके बिहारी, प्रिय कांठजू, गोवर्धन, गिरिराजी मंदिर, बरसाना, नंदगाम, गोकुल और अन्य प्रमुख मंदिरों सहित यहाँ लोग अबीर, गुलाल और रंगों से होली खेलते नजर आए। मंदिरों में बड़ी संख्या में विदेशी भी होली के उत्साह में सराबोर दिखे। अयोध्या, वाराणसी सहित अन्य स्थानों पर भी होली का त्योहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को होली की शुभकामनाएं देने के साथ उनसे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। MS यादव, AIR न्यूज, लखनऊ। दिल्ली के पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने कहा है कि शब बारात और होली के दौरान अभी तक दिशा निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है। आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने होली और अन्य त्योहारों पर गश्त बढ़ा दी है।
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आशा व्यक्त की कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करेगा। विदेशी नेताओं ने भी होली के अवसर पर शुभकामना संदेश भेजे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकेन ने कहा कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मानने वाले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को ये याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने पर्यावरणीय पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीव विभाग के साथ समन्वय कर विभिन्न वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में 7 नए मार्गों के विकास को मंजूरी दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटन विभाग के साथ मिलकर वन क्षेत्र को संरक्षित करके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक परिषद ने पर्यटकों और वन्य जीवों तथा विश्राम गृह सहित मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों के विकास की मंजूरी दी। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना है। तापमान 21 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। 29 मार्च का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत खास है, क्योंकि आज के ही दिन 2004 में नजफगढ़ के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगाकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही वो बने थे मुल्तान के सुल्तान। सहवाग ने आज के दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया था। इस मैच में सकलैन मुश्ताक ने 200 से ज्यादा रन दिए थे। सहवाग ने उस मैच में 309 रन बनाए थे। 29 मार्च का यह खास दिन भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज हुआ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.32% हुई। बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत फिजी को कोविड से बचाव के लिए 1 लाख टीके भेजे। महाराष्ट्र में नक्सल रोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सली ढेर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा से पहले तनाव कम करने के लिए परीक्षा योद्धा पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए अफगानिस्तान के बारे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दुशांबे पहुंचे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। मिस्र की सुएज नहर में नौवहन शुरू होने की संभावना। विशाल मालवाहक पोत जल्द ही यात्रा शुरू करेगा। और होली का त्योहार देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।